स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा था सेल सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो, जिसमें हमने सीखा था कि अगर किसी सेल का जो साइज़ है या वॉल्यूम है अगर वो बढ़ता है तो उसकी वजह से उसका जो सरफेस एरिया है वो कम हो जाएगा, और अगर उसका जो वॉल्यूम है अगर वो कम होता है तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। आज हम इसी टॉपिक से रिलेटेड एक डिजीज़ को समझते हैं। जिस डिजीज़ या बीमारी को आज हम समझेंगे दैट इज़ नेम्ड एज एम्फिसीमा। एम्फिसीमा असल में एक रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है। रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर का मतलब होता है कि हमारे सांस लेने का जो सिस्टम है या रिस्पायरेटरी जो सिस्टम है उससे रिलेटेड एक डिसऑर्डर या बीमारी है। इसको हम कैरेक्टराइज करते हैं कि देयर इज़ अ डिस्ट्रक्शन ऑफ अल्वियोलर वॉल्स, कि जिसमें जो अल्वियोलाई होती है वो जगह हमारे लंग्स की जहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होता है उनकी दीवारें सारी डिस्ट्रॉय हो जाती है या फिर डिस्ट्रक्शन होता है उनका। हम इस डिज़ीज़ को समझने से पहले हमारा जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है उसको थोड़ा सा एक ब्रीफ ओवरव्यू लेते हैं, उसको समझते हैं। हमारा जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है, रिस्पायरेटरी सिस्टम हमारे पास इसके मुख्तलिफ हिस्से होते हैं। विल स्टार्ट इट विद ट्रेकिया। हमारा जो सांस की जो नाली है जिसको विंड पाइप कहा जाता है, ट्रेकिया मौजूद होता है। ट्रेकिया मज़ीद नीचे आकर ये दो में डिवाइड हो जाता है, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई इसको कहा जाता है। सिंगुलर इसका ब्रोंकस है, प्लूरल इसका ब्रोंकाई होता है। राइट और लेफ्ट होते हैं और फिर ये जाते हैं लंग्स के अंदर। राइट लंग होता है और इसके अलावा जो लेफ्ट लंग है वहाँ पर चले जाते हैं। फिर ये मज़ीद छोटे से ट्यूब्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तकसीम हो जाते हैं। इन छोटे से ट्यूब्स को फिर कहा जाता है ब्रोंक्यूल्स। अब ये मज़ीद तकसीम होते हैं और लास्ट में जाकर ये असल में हमारे पास एक तेले की तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तेले नुमा स्ट्रक्चर है, सेक लाइक स्ट्रक्चर, जिनको अल्वियोलर सेक कहा जाता है। और इस अल्वियोलर सेक के अंदर हमारे पास फिर छोटे से अल्वियोलस या फिर अल्वियोलाई मौजूद होते हैं। और अल्वियोलाई वही जगह है जहाँ पर गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है। नाउ हमारा जितना भी रिस्पायरेटरी सिस्टम है, जितने भी यहाँ पर चाहे वहाँ पर अल्वियोलाई हो या फिर ब्रोंक्यूल्स हो, ब्रोंकाई हो, यहाँ पर ब्लड वेसल्स मौजूद होती है। अब कंडीशन किस तरह से स्टार्ट होता है? मिसाल के तौर पे कोई शख्स, लेट्स सपोज वी आर टेकिंग द एग्जांपल कि कोई शख्स स्मोकिंग कर रहा है, यानी उसके लंग्स के अंदर मुसलसल ये जो स्मोक है, धुआं है वो जा रहा है। या फिर कोई ऐसा शख्स है जिसको कॉन्स्टेंटली उसको कोई इन्फेक्शन हो रहा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है या फिर दूसरी तरह की इन्फेक्शन उसको हो रही है। तो ये जो बैक्टीरिया होती है मिसाल के तौर पर यहाँ पर इन एयर वेव्स के यहाँ पर ये मौजूद होती है। यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स मौजूद होते हैं इसके इर्द गिर्द, ये जितने भी एयरवेज हैं यानी सांस लेने की जो नालियाँ है, इसके इर्द गिर्द जितने भी ब्लड वेसल्स होते हैं, फिर यहाँ पर इन बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए इन ब्लड वेसल से हमारे पास WBCs या जिसको वाइट ब्लड सेल्स बाहर आ जाते हैं ताकि इन बैक्टीरिया को वो किल कर सके, ख़त्म कर सके। यहाँ पर एक ख़ास किस्म के जो वाइट ब्लड सेल्स है वो आते हैं जिनको कहा जाता है फेगोसाइट्स। फेगोसाइट्स असल में ये WBCs की ही एक टाइप है। फेगोसाइट्स को कहा जाता है लार्ज ईटिंग सेल्स, यानी ऐसे सेल्स जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो पार्टिकल्स है या फिर बैक्टीरिया वगैरह है इनको ख़त्म करने के लिए उनको डाइजेस्ट करते हैं या हज़म करते हैं या खाते हैं। तो ये यहाँ पर इधर बाहर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर वो बैक्टीरिया को तो ख़त्म कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर एक मसला होता है कि ये जो फेगोसाइट्स होते हैं ये एक ख़ास किस्म का एंजाइम रिलीज़ करते हैं। इस एंजाइम का नाम है इलास्टेज एंजाइम। इलास्टेज एंजाइम क्या करता है कि ये इलास्टिन असल में एक प्रोटीन है, हमारे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स के अंदर ये पाया जाता है और इसका काम होता है किसी भी जगह या स्ट्रक्चर को इलास्टिसिटी या लचक मुहैया करना। यानी इसकी वजह से ही किसी भी जगह या कोई जो ऑर्गन होता है, कोई जो स्ट्रक्चर होती है, इसकी वजह से ये उनके अंदर लचक पाई जाती है। तो इलास्टेज प्रोटीन जो कि फेगोसाइट रिलीज़ करते हैं वो इस इलास्टिन प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। हमारे जो लंग्स है इनके अंदर भी इलास्टिन प्रोटीन मौजूद होता है और यहाँ पर इसकी जो फंक्शन इसका यह होता है कि मिसाल के तौर जब हम सांस लेते हैं तो हमारे जो लंग्स है वो एक्सपेंड हो जाते हैं, फैल जाते हैं। और जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो ये इस वजह से क्योंकि हमारे जो लंग्स है वो रिकॉइल होते हैं। रिकॉइल का मतलब होता है वापस सुकड़ जाते हैं और इनके सुकड़ने में जो मदद करता है दैट इज़ इलास्टिन प्रोटीन। यानी ये इलास्टिन प्रोटीन की वजह से ही जो लंग्स होते हैं वापस सुकड़ जाते हैं और हमारे जो सांस है वो बाहर निकल जाता है। नाउ मिसाल के तौर पे हम यहाँ पर एक नॉर्मल कंडीशन लेते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक अल्वियोलस है, वो जगह है जहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होती है। ये ब्लैक में जो यहाँ पर इसके ऊपर मौजूद है दैट इज़ द इलास्टिन प्रोटीन। इसके ऊपर इलास्टिन प्रोटीन मौजूद है। जब इसके अंदर एयर जब इंटर होती है तो ये इस तरह से फैल जाता है और जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो इस तरह वापस सुकड़ जाता है और एयर बाहर निकल जाता है।
अब एम्फिसीमा के कंडीशन में ऐसा नहीं होता। एम्फिसीमा कंडीशन में सबसे पहले क्या है कि यहाँ पर जो इलास्टिन प्रोटीन है ये सारा इधर डाइजेस्ट हो जाता है, यानी ख़त्म हो जाता है इलास्टेज की वजह से। तो जब इसके अंदर एयर चली जाती है, एक तो ये कि ये ज़्यादा फैल जाते हैं, दूसरी बात यह है कि यहाँ पर वापस रिकॉइल नहीं होता कि ये सांस को बाहर निकाल ले। तो सांस बाहर निकालना या फिर ज़्यादा हवा बाहर नहीं निकलता, बाहर नहीं जाता। इसकी वजह से क्या होता है कि जो एयर होती है वो ज़्यादातर इन्हीं अल्वियोलाई के अंदर ही यहाँ पर रहती है, बाहर नहीं निकलती। ना इसकी वजह से क्या होता है कि जब कोई शख्स फिर सांस बाहर निकलता है तो इसके जो ब्रोंकियोल्स होते हैं, ये जो यहाँ पर पतली नालियाँ है सांस लेने की, ये कलेप्स हो जाती है, यानी एक तरह से पिचक जाती है, बंद हो जाती है। एंड ये जितना भी जो एयर होता है यानी जो हवा होती है वो टेपर हो जाती है या फिर अक्यूमुलेट होती है अल्वियोलाई के अंदर। यानी जब वो शख्स सांस बाहर निकालता है, चूँकि उसके जो ब्रोंकियोल्स है वो सारे कलेप्स हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, तो ये जो सांस होती है, एयर होती है, यहाँ पर इस अल्वियोलाई के अंदर ही फंसी रहती है। और इस वक्त इस सांस को बाहर निकालने के लिए फिर जो पेशेंट होता है या जो शख्स होता है वो फिर ज़ोर से कांसता है, और वो जो कांसी है या कफ है वो एक तरह का फोर्स क्रिएट करता है, और वो फोर्स की वजह से क्या होता है कि जो अल्वियोलाई होती है वो सारी बर्स्ट हो जाती है। यानी उस शख्स की जो अल्वियोलाई है इसकी दीवारें सारी टूट जाती है, फट जाती है बिल्कुल। एंड इसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि कांसी की वजह से यहाँ पर अल्वियोलाई सारे चले जाते हैं, यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स है इनकी दीवारें भी अक्सर ये फट जाती है, यानी ब्लड वेसल्स भी ख़त्म हो जाते हैं, डिक्रीज़ हो जाते हैं, उनकी तादाद कम हो जाती है। एंड इसकी वजह से फिर इंसान का जो ऑक्सीजन लेवल है यानी उसके ब्लड के अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं होता। एंड ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन को फिर कहा जाता है कि द पर्सन इज़ नाउ सफरिंग फ्रॉम एम्फिसीमा। अब यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास मिसाल के तौर पे अल्वियोलाई यहाँ पर मौजूद है, अल्वियोलर सेक है, एक यहाँ पर ब्लैक में है, यहाँ पर ब्लू में है। यहाँ पर आप देखिए कि इन जो यहाँ पर जो अल्वियोलस मौजूद है या जो अल्वियोलाई है, इनकी तादाद एज़ कम्पेयर टू दिस ब्लू वन ज़्यादा है। अगेन आप याद कर कीजिए कि हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था कि अगर उसका जो वॉल्यूम है यानी उसका जो अगर साइज़ अगर वो बढ़ता है तो सरफेस एरिया कम होगा, अगर उसका वॉल्यूम यानी साइज़ कम हो जाता है, छोटा हो जाता है, तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। यहाँ पर इन अल्वियोलाई जितने भी यहाँ पर अल्वियोलाई इस अल्वियोलर सेक के अंदर मौजूद है, इनकी जो वॉल्यूम है यानी इनका वॉल्यूम छोटा है, यानी इसकी साइज़ छोटी है, लेकिन इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। अब यहाँ पर जब एम्फिसीमा का कंडीशन होता है कि जब इंसान के अल्वियोलाई की दीवारें सारी फट जाती है तो उनके अल्वियोलाई की जो तादाद होती है वो कम हो जाती है, लेकिन उनके अल्वियोलाई का जो साइज़ है वो बढ़ जाता है। सो द नंबर ऑफ अल्वियोलाई डिक्रीजेज बट देयर साइज इंक्रीजेज, कि तादाद उनकी कम हो जाती है लेकिन उनका जो साइज़ है, वॉल्यूम है, वो बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से उनका सरफेस एरिया कम हो जाता है। और ये जो लोग होते हैं फिर अगेन कि इनका मसला है कि उनका जो गैसियस एक्सचेंज है वो भी डिक्रीज़ हो जाता है, यानी कम हो जाता है। हम ये सांस बाहर निकालने का एग्जाम्पल को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि मिसाल के तौर पर एक शख्स है, एक नॉर्मल शख्स है जो कि नॉन स्मोकर है, यानी स्मोकिंग भी नहीं करता, वो जब बहुत ज़्यादा गहरी सांस लेता है, एक डीप ब्रीथ लेता है, तो वो जब सांस बाहर निकालता है उस सांस की जो मिकदार होती है या उस एयर की जो मिकदार है दैट इज़ 4 डेसीमीटर क्यूब होती है। लेकिन जो शख्स एम्फिसीमा का पेशेंट होता है वो जब गहरी सांस लेता है तो सिर्फ़ और सिर्फ 1.3 डेसीमीटर क्यूब की जो सांस है या फिर हवा है उसको बाहर निकाल सकता है। बाकी जितनी भी जो एयर होती है वो लंग्स के अंदर ही रहती है, बाहर एक्सपायर नहीं होती। एंड सिमिलरली पीपल विद एम्फिसीमा डू नॉट ऑक्सीजनेट देयर ब्लड प्रॉपरली। जो लोग होते हैं, एक और कंडीशन जिसकी वजह से यानी एक ख़तरनाक कंडीशन होता है कि जो लोग होते हैं वो अपने ब्लड को सही तरह से ऑक्सीजनेट नहीं कर पाते, यानी ऑक्सीजन उनको सही तरह से नहीं पहुंच पाता उनके ब्लड को। एंड इसकी वजह से उनका जो ब्रीथिंग रेट है यानी सांस लेने का जो एक रेट है वो भी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल पीपल। एंड विद द प्रोग्रेस ऑफ दिस डिजीज़, जब ये बीमारी आगे बढ़ती है यानी उस पर वक्त गुजरता है तो ब्लड के जो ब्लड वेसल्स है लंग्स के अंदर वो और भी रेजिस्टेंट हो जाते हैं टू द ब्लड फ्लो, यानी वो वहाँ से फिर वो सही तरह से खून नहीं बहता, वो रेजिस्टेंस शो करते हैं अगेंस्ट द ब्लड फ्लो। एंड इसकी वजह से क्या होता है कि जो शख्स है या जो पेशेंट है इसका उसकी पल्मोनरी आर्टरी, जो पल्मोनरी आर्टरी है वो असल में हमारे राइट साइड ऑफ द हार्ट, ये उसमें राइट साइड ऑफ द हार्ट में पाई जाती है, और इसका काम होता है कि ये ब्लड को ले जाता है लंग्स के पास ताकि वहाँ पर उसकी ऑक्सीजनेशन हो, यानी उसके अंदर ऑक्सीजन डिज़ोल्व हो। तो यहाँ पर जब ब्लड वेसल से ब्लड फ्लो नहीं हो पाता सही तरह से तो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हाई हो जाता है, और ये जो लोग होते हैं यानी वक्त गुजरने के साथ इनका जो राइट साइड ऑफ द हार्ट है यानी दिल का जो राइट साइड है वो भी इनलार्ज हो जाता है।
एंड जो लोग या फिर जो पेशेंट बहुत ज़्यादा सीवियर एम्फिसीमा के पेशेंट होते हैं उनको कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन भी देनी पड़ती है, यानी वो ऑक्सीजन के बगैर ज़िंदा नहीं रह पाते। सिम्टम्स की बात करें तो द फर्स्ट वन के वीजिंग होती है कि जो शख्स होता है एम्फिसीमा का जो पेशेंट है, जब वो सांस लेता है, सांस बाहर निकालता है, या जब वो सांस लेता है तो उस वक्त उस सांस के लेने के दौरान एक तरह से आवाज़ प्रोड्यूस होती है, इस कंडीशन को वीजिंग कहा जाता है। सेकंड, ये जो लोग होते हैं इनमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी होती है, यानी इनका जो सांस है वो जल्दी से फूल जाता है, वो कोई ऐसा लेबरस काम नहीं कर सकते, मुशक्क़त वाला काम। थर्ड वन, इनलार्जमेंट ऑफ थोरेसिक कैविटी, क्योंकि दिल का जो राइट साइड है वो बढ़ता है तो इसकी वजह से जिगर का जो रीजन है वो भी इंक्रीज होता है या फिर उसका जो साइज़ है वो बढ़ जाता है, लंग्स की वजह से भी होता है। ट्रीटमेंट की बात करते हैं, द फर्स्ट वन, रिमूविंग सोर्स ऑफ इरिटेंट, यानी वो चीज़ जिसकी वजह से किसी शख्स के जो लंग्स है या जो एम्फिसीमा का जो पेशेंट है जिसकी वजह से उसके लंग्स वो इरिटेट हो रहे हैं, उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उस चीज़ को पहले हटाया जाता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स स्मोकिंग कर रहा है तो वो स्मोकिंग उसको अवॉइड करना पड़ती है। अगर कोई शख्स ऐसे इलाके में रहता है जहाँ पर पोल्यूशन या आलूदगी ज़्यादा हो तो उसको यानी ये रिकमेंड किया जाता है कि वो उस इलाके को छोड़ दें। सेकेंड वन, रिमूवल ऑफ ब्रोंक्यूल सिक्रेशंस, इस कंडीशन में कि जब इंसान एम्फिसीमा का पेशेंट होता है, चूँकि एक नॉर्मल इंसान में भी और एम्फिसीमा के पेशेंट में भी यहाँ पर बहुत सारा म्यूकस प्रोड्यूस होता है। म्यूकस प्रोड्यूस होने के वजह से चूँकि इनके जो लंग्स है ये सही तरह से काम नहीं कर पाते, तो इन म्यूकस को ये जो सिक्रेशंस वगैरह होती है, बाकी जो केमिकल्स होती है, को रिमूव किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। थर्ड वन, यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स के भी इस्तेमाल होते हैं क्योंकि ये जो शख्स है इनको ज़्यादा ख़तरा होता है इन्फेक्शंस का, बैक्टीरियल इन्फेक्शन का, तो इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए या दूसरे इन्फेक्शंस को किल करने के लिए, ख़त्म करने के लिए एंटीबायोटिक्स मेडिसिन भी दिए जाते हैं। एंड ये जो प्रोसेस है, पूरा एम्फिसीमा का जो प्रोसेस है, ये स्लो तो हो सकता है, कैन बी स्लोड बट कैन नॉट बी क्योर्ड, लेकिन इसका जो मुकम्मल इलाज है वो नहीं है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।